Hello everyone, I am Niranjan and welcome to our channel Law with Niranjan. Today we are going to start a new subject Constitution of India CRPC जो अभी तक चल रहा है कंटिन्यू चलेगा. ऑन डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मैंने पैरेलल स्टार्ट कर दिया है CRPC के. तो टुडे दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे. आई होप आप लोगों को समझ में भी आएगा इसमें. सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल लेमैन अगर सेंस में अगर समझा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ नथिंग. कॉन्स्टिट्यूशन होता है सिंपली SOP होता है. किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं कि ये स्टेट कैसे चलेगा, कैसे गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं वो कैसे काम करेंगे, वर्क करेंगे, किस तरह से क्या प्रोसीजर से वर्क होगा. इसी के अंदर ही, इसी SOP के अंदर ही जो पीपल्स हैं उनके क्या राइट्स होंगे, क्या उन्हें वायलेट नहीं करना है, क्या उनके राइट्स को वायलेट नहीं करना है, उन सब की चीज़ों का एक लीगलाइज फॉर्मेट होता है कि ये फ्रॉम A to Z जो भी स्टेप्स इसमें इंडक्टेड होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा स्टेट चलता है, या कह सकते हैं कि हमारा कंट्री चलता है. स्टेट भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है. हैवी लैंग्वेजेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सा है SOP कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि हाउ टू रन अ स्टेट. सो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम समझने के लिए हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम 1600 टू 1765. देन हम देखेंगे बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल 1765 टू 1858, एंड ऑफ कंपनीज रूल 1858 टू 1919, introduction of self government 1919 to 1947, and the framing of the new constitution 1947 to 1950. So today we are going to discuss only first point, the coming of the British from 1600 to 1765. Now start the coming of the British 1600 to 1765. यहाँ क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में आए थे 1600 में एज ए ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. बहुत सिंपल सा है कि ब्रिटिशर्स आए थे 1600 में हमारी कंट्री में एज ए ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ये लोग आए, आके यहाँ सेटल होने लगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. सेटल होने के बाद इन्होंने ये देखा कि अब हम जब सेटल हो रहे हैं यहाँ पर तो हमारी इस कंपनी को रन करने के लिए SOP की नीड आई, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कि किस तरह से ये कंपनी रन होगी. इन्होंने क्या किया, 1601 में चार्टर एक्ट लेके आए. इस चार्टर एक्ट में ये था मेंशन कि जो गवर्नर होगा और कंपनी जो है उसकी पावर्स को ऑर्डेन करना, कॉन्स्टिट्यूट करना, लॉज बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ऑर्डर्स बनाना, ऑर्डिनेंस बनाना, ये पावर्स इसको दी गई थ्रू दिस 1601 एक्ट से. किस पर्पज़? फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी. मीन्स कंपनी को कैसे अच्छी तरह से रन किया जाए. तो ये 1600 से 1601 तक इन्होंने ये काम किया. फिर ये लेके आए चार्टर एक्ट ऑफ 1726. इस चार्टर एक्ट में क्या था, ये ग्रेट लेजिस्लेटिव सिग्निफिकेंस बोलते हैं इसको, चार्टर ऑफ 1726 को. किस सेंस में बोलते हैं? इस चार्टर ने क्या किया, गवर्नर और उसकी जो काउंसिल थी उसको ऑथराइज किया
कि जो 3 प्रेसिडेंसीज़ हैं हमारे कंट्री के अंदर, उनको रन करने के लिए, उन प्रेसिडेंसीज़ को रन करने के लिए कंस्टिट्यूट करेंगे, बायलॉज को बनाएंगे, रूल्स एंड ऑर्डिनेंसेस को बनाएंगे फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी एंड टू इम्पोज पनिशमेंट फॉर देयर कॉन्ट्रवेंशन। यानी प्रेसिडेंसीज के अंदर जो कंपनी वर्क कर रही है उसके गुड गवर्नेंस के लिए, और उसके अगर उस गुड गवर्नेंस से अगेंस्ट यानी सही काम ना करके वो कंपनी का कोई भी सर्वेंट या कंपनी इटसेल्फ अगर कोई रॉन्ग डूइंग करती है तो उसको पनिशमेंट भी होगा। तो ये चार्टर इसलिए इम्पोर्टेंट था। सेकंड क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने मेयर कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए कैलकाटा में, बॉम्बे में एंड मद्रास में। यानी इन्होंने मेयर कोर्ट्स बनाए कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास में, एंड इंट्रोड्यूस इंग्लिश लॉ इनटू दीज प्रेसिडेंसीज। यानी हम कह सकते हैं अब कि थ्रू द 1726 चार्टर मेयर कोर्ट स्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, एंड यहाँ से फ्रॉम द 1726 के इस चार्टर से जो इंग्लिश लॉज थे वो इन हमारी प्रेसिडेंसीज में इंट्रोड्यूस हुए थ्रू दीज मेयर कोर्ट्स। यानी हम इस अब हमें समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा जो ये लॉ है, जो इंग्लिश लॉज जो हैं वो 1726 में इंडक्ट कर दिए गए थे। ये 1726 के चार्टर ने ये नई चीज़ें, ये न्यू थिंग्स यहाँ हमारी कंट्री में ये कह सकते हैं लॉन्च की। अब हम देखते हैं बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल 1765 टू 1858। यहाँ क्या हुआ, अभी तक हमने देखा कि भाई 1600 टू 1765 का जो था कि भाई कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स का हमने डिस्कस किया था कि भाई 1600 में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपने आप को सेटल किया, फिर 1601 में ये अपना एक्ट लेके आए कि हाउ टू रन अ कंपनी। फिर ये 1726 में उन्होंने थोड़े से और लेजिस्लेटिव ग्राउंड्स पे कुछ नए अमेंडमेंट्स लेके आए। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश रूल का 1765 टू 1858 में हम ये समझेंगे कि जो ब्रिटिश रूल को हम कह सकते हैं कि स्पेशली 1765 से के नियर बाय से ब्रिटिश रूल हमारे कंट्री में थोड़ा थोड़ा आने लगा थ्रू दीज प्रीवियस चार्टर एक्ट्स। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये लोग लेके आए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे जो वर्क किया है इन्होंने ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए ये पार्लियामेंट को लेके आए, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म्स को लेके आए कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी इस कंपनी के अफेयर्स को कैसे रेगुलेट किया जाए। इसके साथ कौन सी पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के को कहीं ना कहीं इन्होंने इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया थ्रू दिस एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक डेफिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेके आए। इट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डेफिनेट सिस्टम बनाना इन्होंने स्टार्ट किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कि भाई अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इस्टेब्लिश की जाए, कौन कौन से पार्ट होंगे, गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कैसे वर्क करेंगे। इस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट काफ़ी नए सिस्टम को हमारे यहाँ लेके आया। इसने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो अभी तक चला आ रहा था कॉन्स्टिट्यूशन कि हाउ टू रन दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने चेंज किया। कैलकाटा गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको कंट्रोल दिया बॉम्बे एंड मद्रास का। यानी अब गवर्नर जनरल जो बंगाल था, जो सिर्फ अकेले बंगाल को रन करता था, अब वो रन एंड कंट्रोल करता था, अब वो बॉम्बे एंड मद्रास को भी कंट्रोल करेगा। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दे एस्टैब्लिश अ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा थ्रू दिस एक्ट।
इट मीन्स हमारी कंट्री का जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम देखते हैं, जो अभी न्यू दिल्ली में है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो कह सकते हैं इसकी जो रूट्स हैं वो कलकत्ता से निकल के आई, यानी हमारी कंट्री का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ थ्रू दिस एक्ट। इसके बाद क्या हुआ? ऑब्जेक्ट 1773 का अच्छा था, जो अभी हमने समझा, लेकिन कुछ डिफेक्ट्स भी थे। डिफेक्ट्स क्या थे? अब इन्होंने, ठीक है, गवर्नर जनरल भी बनाया, उसकी काउंसिल को भी इस्टेब्लिश किया, सुप्रीम कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच के एक रिलेशनशिप जो होना चाहिए ना, एक गुड रिलेशनशिप, कि एक दूसरे को कॉपरेट करें, या कॉपरेट ना करें तो कम से कम एक दूसरे को समझें और समझ के रन हो, उस रिलेशनशिप को इन्होंने क्लियर नहीं किया। एंड सुप्रीम कोर्ट आपने इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए, लॉज नहीं बनाए कि कैसे रन होगा। और इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको थोड़ी ज़्यादा पावर दे दी एज़ कम्पेयर टू गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल को पावर्स कम रखी और उसकी काउंसिल को पावर्स ज़्यादा दे दी। इस वजह से ये एक्ट ज़्यादा नहीं चल पाया, चलना इन द सेंस हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, फिर एक अच्छी कोशिश की, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लेके आए। इसमें मेन इसको लाने का जो एम था वो ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के जो 1773 के अभी हमने डिफेक्ट्स देखे थे उनको हटाना था। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पास कर दिया। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ चेंजेस लेके आया। क्या लेके आया कि जो पब्लिक सर्वेंट्स थे कंपनी के, उनके जो एक्शंस थे उनको एग्जम्प्ट कर दिया। किस सेंस में एग्जम्प्ट कर दिया कि जो ऑफिशियल कैपेसिटी, जो यानी अगर वो ऑफिशियली अगर कोई एक्ट कर रहा है तो वो क्राइम नहीं होगा इन द आई ऑफ लॉ, यानी सुप्रीम कोर्ट की आई में वो क्राइम नहीं होगा। एंड जो अभी हमने डिफेक्ट देखा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश तो कर दिया, लेकिन रन कैसे होगा, उस लॉ को इन्होंने, उन लॉज को उन्होंने क्लियर किया कि भाई इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी। एंड इन्होंने क्लियर कट जुरिस्डिक्शन को क्लियर किया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी और नेटिव इनहैबिटेंट्स के बीच में, यानी मीन्स जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था कि भाई किस पे तो ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन प्रॉपरली लागू होगा, किस पे नहीं हो रहा है। तो कंपनी के सर्वेंट्स भी थे इधर, और दूसरी तरफ सेकंड साइड में थे नेटिव इनहैबिटेंट्स, यानी कि यहाँ के लोकल लोग, कि भाई किस तरह से हम वर्क करें, हमें पता ही नहीं है कौन सा लॉज किस पे लगेगा, कौन सा लॉ किस पे नहीं लगेगा। उस चीज़ को इन्होंने क्लियर किया। तो एक अच्छी शुरुआत थी, एक अच्छी स्टार्टिंग थी। इसने क्या किया, इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया और कंफर्म किया अपीलेंट जुरिस्डिक्शन। किसका अपीलेंट जुरिस्डिक्शन? गवर्नर जनरल इन काउंसिल का। मींस इसको ऐसे समझ सकते हैं फोर्थ पॉइंट को, कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी उसको अपीलेंट कोर्ट बना दिया गया मुफसिल कोर्ट्स के किसी भी तरह के केसेस को डिसाइड करने के लिए। यानी मुफसिल कोर्ट का मतलब है लोअर कोर्ट्स, जो छोटी कोर्ट्स थी उनमें मान लो कोई केस हुआ, कोई जजमेंट आया, या कोई डिक्री हुई, या कोई ऑर्डर हुआ, अब उसकी अपील कहाँ की जाए? अब उसकी अपील करेंगे हम लोग गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। एक ये अच्छा स्टेप इन्होंने अच्छा स्टेप लिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिफ्थ पॉइंट देखिए, कि एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स ऑल्सो। यानी मीन्स गवर्नर जनरल इन काउंसिल को और पावरफुल कर दिया कि अब आप इन प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए भी रेगुलेशंस को बनाएंगे। तो एक अच्छी शुरुआत थी, एक अच्छी स्टार्टिंग थी, इन्होंने ये वर्क किया। इसके बाद क्या हुआ, हम फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए। हम इन द सेंस यहाँ पर किसी को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा अब क्या करें। इन्होंने क्या किया, फिर
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लेके आए। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? ये लाने का मेन एम था कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो अभी हमने समझा, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स इन द सेंस हमें नहीं डाइजेस्ट हो रहा था कि नहीं, हम नहीं मानेंगे इन चीज़ों को, हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। अब क्या करें? अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लेके आए। यहाँ पर इन्होंने 2 कमेटीज़ बनाई और कमेटी की जो कमांड दी वो दी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को, चीफ जस्टिस इम्पे को। इन्होंने काफ़ी वर्कआउट किया और रेमेडी ये लेके आए कि पिट्स इंडिया एक्ट के नेम से पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया। इस एक्ट ने क्या किया, बहुत उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग और कंपनी अफेयर्स को देखते हुए बहुत अच्छा डिसीजन लिया। नई रिकमेंडेशन ये लेके आए कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसके कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को डिवाइड कर दो कि भाई कॉमर्शियल यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उनको डिवाइड कर दो। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको ये कहा गया कि आप लोग कंपनी के जो कॉमर्शियल अफेयर्स हैं उसको मैनेज करेंगे। इसको कहा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उनको एक 6 कमिश्नर्स की बोर्ड कंट्रोल करेगी, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में तो पॉलिटिकल फंक्शंस रहेंगे एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में रहेंगे इसके कॉमर्शियल फंक्शंस। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कॉमर्शियल अफेयर्स को संभालेंगे। और अब इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को संभालने के लिए, यानी इन पे नज़र रखने के लिए, जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं कंपनी के, वो पॉलिटिकल फंक्शंस थे कि इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को कैसे इन पे नज़र रखी जाए, इन पे कैसे एक थर्ड आई रखी जाए। तो उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दी गई कि आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ पे, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सुप्रिटेंड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे सारे ऑपरेशंस। इस तरह से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड इन्होंने अच्छे से किया। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। हम फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए, लेकिन फिर भी कुछ इन्होंने वर्क अच्छा किया। अब ये लोग लेके आए चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सिंपल सा एक्ट था, कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्कआउट हुआ वो ये हुआ कि काउंसिल्स पे डायरेक्ट और ग्रेटर कंट्रोल दे दिया गया ब्रिटिश क्राउन का। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1813 आते आते जो सर्कमस्टांसेस बने वो ऐसे बने कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली चला आ रहा था ट्रेड पर यहाँ हमारी कंट्री में, वो ख़त्म हो गया। और थ्रू दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ब्रिटिश क्राउन ने अपने कमांड एंड कंट्रोल में ले लिया। अब इसकी 1833 की चार्टर एक्ट आया। 1813 में तो क्या हुआ कि ठीक है चलो, ब्रिटिशर्स डायरेक्ट उसमें आ गए कि ब्रिटिश क्राउन अब डायरेक्ट कमांड एंड कंट्रोल करेगा। अब ये अपनी तरफ से नए अमेंडमेंट्स लेके आए कि अब काम या अब वर्क कंट्री में कैसे होगा। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये लोग ले आए। ब्रिटिश क्राउन से समझ लीजिए कि आप ब्रिटिश क्राउन ले आया। इन्होंने क्या किया, सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज किया, जो लेजिस्लेचर था हमारी कंट्री का उसके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। एंड जो गवर्नर जनरल, जो हमने पिछले प्रीवियस एक्ट्स में देखा था कि गवर्नर जनरल जो बंगाल है उसको अब कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा, इससे होगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर्स का एक जगह हो जाना कि यस आई एम द सुप्रीम पावर एंड नाउ आई एम द सुप्रीम पावर एंड आई एम कंट्रोलिंग पावर, यानी एक जगह एक पर्सन के पास पावर आ गई। इसके साथ क्या किया इन्होंने, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी उसको और एम्पावर्ड कर दिया कि अब आप लॉज बनाएंगे, सबके लिए बनाएंगे, रेगुलेशंस फॉर ऑल, यानी आप पूरे एज ए होल एज ए कंट्री के लिए अब आप लॉज बनाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने क्या किया,
जो इनकी काउंसिल थी उसमें पहले 3 मेंबर्स होते थे, अब एक 4th नया मेंबर, न्यू मेंबर इन्होंने लिया, वो लिया लॉ मेंबर। लॉ मेंबर क्यों लिया? लॉ मेंबर इसलिए लिया क्योंकि जो कुछ लॉज में प्रॉब्लम आती है, कैसे बनाएं, कैसे उनको सेटअप करें, कैसे उसको अप्लाई करें, उस चीज़ को समझने के लिए एक लॉ के पर्सन की ज़रूरत थी, तो इन्होंने एक लॉ मेंबर को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। तो अभी तक हम देख रहे थे कि ये जितने प्रीवियस एक्ट्स जो अभी तक हमने यहाँ देखे हैं ये सारे रेगुलेशंस कहलाते थे, लेकिन थ्रू दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अब जो भी एक्ट्स ब्रिटिशर्स ने बनाए वो सभी कहलाए एक्ट्स। और इस 1833 से पहले पहले जितने भी थे प्रीवियस जो भी हमने देखे वो सारे एक्ट्स करा रहे थे रेगुलेशंस। अब हम देखते हैं इन चेंजेस के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, करें तो करें क्या? फिर ये लोग लेके आए चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या हुआ? ये एक तो हमारा लास्ट चार्टर था फ्रॉम 1793 टू 1853। इसने क्या किया? इसने सबसे अच्छा काम किया कि लेजिस्लेटिव मशीनरी एंड एग्जीक्यूटिव मशीनरी को सेपरेट कर दिया। अभी तक क्या हो रहा था? लेजिस्लेटिव मशीनरी और एग्जीक्यूटिव मशीनरी एक ही तरफ से, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन बन के वो काम कर रहे थे, तो हौच पौच हो जाता था, प्रॉब्लम्स आ जाती थी कि क्या राइट्स हैं हमारे, क्या पावर्स हैं। अब इन्होंने क्या किया? 1853 के दिस चार्टर एक्ट से लेजिस्लेटिव मशीनरी को और एग्जीक्यूटिव मशीनरी को सेपरेट कर दिया। और इन्होंने क्या किया? एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई इंडिया के लिए जिसमें 12 मेंबर्स लिए। इसमें कौन कौन थे इसको देख लेते हैं। इसमें जो 12 मेंबर्स थे वो थे गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, 4 मेंबर्स लिए इन्होंने काउंसिल से, 6 मेंबर लिए लेजिस्लेटिव मेंबर्स। इन 6 मेंबर्स में 2 इन्होंने जजेस लिए कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट से, और जो 4 ऑफिशियल्स थे वो लिए इन्होंने लोकल गवर्नमेंट से, यानी मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से एंड आगरा से। सो इन दिस मैनर, अब यहाँ समझने वाली चीज़ है इन्होंने क्या किया, ये नए मेंबर इंडक्ट करने से लोकल रिप्रेजेंटेशन को हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। इंडियन लेजिस्लेचर में फर्स्ट टाइम। कौन सा लोकल रिप्रेजेंटेशन? अभी हमने देखा था कि इन्होंने 12 मेंबर्स लिए। जो 12 मेंबर्स लिए हैं, इन 12 मेंबर्स में से जो लास्ट के हम ये देख रहे थे, जो 4 ऑफिशियल्स थे अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। सो इन मेंबर्स को यहाँ लेने से लोकल रिप्रेजेंटेशन को फर्स्ट टाइम मौका मिला इंडियन लेजिस्लेचर में काम करने का। ये सबसे अच्छा इन्होंने स्टेप उठाया। फिर उन्होंने क्या काम किया? गवर्नर जनरल बंगाल को सेपरेट कर दिया, यानी अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को संभालेगा और रेस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग से संभालेगा। यानी अलग से इन द सेंस बंगाल का गवर्नर जनरल एक इंडिपेंडेंट पोस्ट हो गई, और एज ए होल पूरी कंट्री को संभालने के लिए गवर्नर जनरल है ही पहले से। लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं हुए और लास्ट में म्यूटिनी हो ही गई 1857 की। और इससे क्या हुआ? करियर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। सो गाइस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत नट एंड शेल में, बहुत लिमिटेड उसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, समझ में जल्दी से जल्दी आ जाए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।